नमस्कार, होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, क्लास 10th गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है पारिवारिक आय, जिसके मुख्य बिंदु हैं पारिवारिक आय का अर्थ, परिभाषा, आय के प्रकार, पारिवारिक आय के स्रोत। इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। आय व्यक्ति को निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाले वे द्रव्य हैं जो उसे अपने प्रयत्न, सेवाओं व संपत्ति के प्रयोग के बदले में मिलता है, आय कहलाती है। पारिवारिक आय परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों से एक निश्चित समय में प्राप्त होने वाली धनराशि को पारिवारिक आय कहा जाता है। कहने का मतलब है कि परिवार के जो सभी सदस्य हैं, वो सभी अपने आर्थिक प्रयासों के द्वारा एक निश्चित समय में जो धन प्राप्त होता है, उसको पारिवारिक आय कहा जाता है। पारिवारिक आय में परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि के अतिरिक्त उन सभी सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो अन्य माध्यमों से उपलब्ध होती हैं, जैसे कि आवास, यात्रा, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन, बिजली सुविधा, ब्याज से प्राप्त धन, व्यापार से प्राप्त आय, संपत्ति से प्राप्त धन आदि। प्रोफेसर ग्रॉस एंड क्रैंडिल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। ग्रॉस एवं कैंडल ने अपनी परिभाषा में कहा है कि पारिवारिक आय मुद्रा के रूप में, वस्तुएं के रूप में, सेवाओं के रूप में और प्राप्त संतोष के रूप में ये उसका इस रूप में प्राप्त होता है जो कि परिवार के अधिकार में, यानी परिवार अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने के लिए इनका प्रयोग करता है। अतः कहा जा सकता है कि परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित किया जाने वाला धन ही पारिवारिक आय है। आय के प्रकार। आय 3 प्रकार की होती है: मौद्रिक आय, अमौद्रिक आय तथा मानसिक आय। मौद्रिक आय 2 भागों में विभाजित होती है: नियमित आय तथा अनियमित आय। अमौद्रिक आय भी 2 प्रकार की होती है: प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय। इनको हम डिटेल में आप देख लेते हैं। मौद्रिक आय वह आय जो एक निश्चित समय में एक मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, जैसे वेतन, ब्याज, किराया, पेंशन आदि। यह वह आय होती है जो व्यक्ति को एक परिश्रम करने के पश्चात एक निश्चित समय में प्राप्त होती है और मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, यानी रुपए के रूप में प्राप्त होती है। ये जैसे कि वेतन के रूप में या ब्याज के रूप में, किराए के रूप में या पेंशन आदि के रूप में प्राप्त होती है। यह 2 प्रकार की होती है। पहला, नियमित आय। वह आय जो वर्ष भर नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जैसे वेतन, पेंशन आदि। नियमित आय वह आय होती है जो व्यक्ति को लगातार प्रतिमाह प्राप्त होती रहती है और मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। दूसरी आय है अनियमित आय। वह आय जो वर्ष भर नियमित रूप से प्राप्त ना हो। अनियमित आय वह आय कहलाती है जो कि लगातार प्राप्त नहीं होती है, अचानक से कभी प्राप्त होती है और कभी नहीं प्राप्त होती है। इसके उदाहरण हैं व्यापार तथा लॉटरी आदि। व्यापार जैसे कि कभी-कभी व्यापार में लाभ होता है, कभी कम होता है तो कभी अधिक होता है, तथा कभी-कभी व्यापार में कोई लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार लॉटरी भी कभी लग जाती है तो कभी नहीं लगती है। तो ये दोनों ही प्रकार अनियमित आय के उदाहरण हैं। अमौद्रिक आय वह आय जो मुद्रा के स्थान पर वस्तु एवं सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है, अमौद्रिक आय कहलाती है। मतलब जो मुद्रा के रूप में प्राप्त ना होकर आप कोई परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसके प्रतिफल स्वरूप मुद्रा ना प्राप्त होकर आपको कोई सेवा या वस्तु प्रदान की जाती है, तो वह अमौद्रिक आय कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है: प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे सभी सेवाएं तथा वस्तुएं आती हैं
जो पारिवारिक सदस्यों को बिना धन के प्रयोग से प्राप्त होती है, जैसे स्वयं का मकान या सरकारी मकान का प्रयोग तथा पुस्तकालय सुविधा आदि। कहने का मतलब ये है कि इस प्रत्यक्ष आय वह आय कहलाती है जिसमें सेवाएं और वस्तुएं आपको प्राप्त होती हैं कार्य के बदले में। यह वस्तुएं और सेवाएं आप रुपए खर्च करके नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि आपके परिश्रम के बदले में आपको प्रत्यक्ष रूप से सीधे से प्राप्त होती हैं। अब दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। इसके अंतर्गत वे सभी सेवाएं एवं वस्तुएं आती हैं जो मुद्रा के बदले में प्राप्त होती हैं, जैसे धन खर्च करके फल सब्जी खरीदना, ड्राइवर नौकर आदि रखना। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे सभी सेवाएं और वस्तुएं आती हैं जिनको हम रुपए खर्च करके प्राप्त करते हैं सेवाओं को, जैसे धन खर्च करके आप फल सब्जी खरीदते हैं या धन खर्च करके आप ड्राइवर और नौकर की सुविधा प्राप्त करते हैं। नंबर 3 है मानसिक आय। मानसिक आय वह आय जो वास्तविक आय को व्यय करने के पश्चात जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह मानसिक आय कहलाती है। जो हमारी मुद्रा के रूप में जो मौद्रिक आय है उसको हम खर्च करके जो सुविधा प्राप्त करते हैं और फिर उस सुविधा का उपभोग करते हैं, उसके पश्चात हमें जो आनंद और जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह जो संतुष्टि ही मानसिक आय कहलाती है। इसको नापा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसको हम उदाहरण स्वरूप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको और आपके दोस्त को प्यास लगी है और आप लोगों ने रुपए खर्च करके अपनी मौद्रिक आय को खर्च करके आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। कोल्ड ड्रिंक दोनों लोगों ने पी। आपको ज़्यादा प्यास लगी थी तो आपने कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा आनंद के साथ पी। आपके दोस्त को कम प्यास लगी थी तो उसको कम संतोष प्राप्त हुआ। तो वस्तु का उपभोग करने के पश्चात जिसको जितना ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी उसको उतनी ही अधिक मानसिक आय की प्राप्ति होगी, उसकी मानसिक आय उतनी ही अधिक कहलाएगी। तो यह मन से होती है, इसको देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मानसिक आय अर्थात संतुष्टि, प्राप्त होने वाली संतुष्टि को मानसिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय के स्रोत। पहला स्रोत है वेतन। वेतन पारिवारिक आय का प्रमुख स्रोत है। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को कार्य के बदले में प्रतिमाह एक निश्चित मुद्रा प्राप्त होती है जिसको वेतन कहते हैं। इस आय में कार्य के बदले में प्राप्त होने वाले मुद्रा या वेतन को के साथ साथ अन्य सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे बोनस, भत्ता, आवागमन सुविधा, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, मकान सुविधा आदि। वेतन एक निश्चित धनराशि है जो प्रत्येक माह व्यक्ति को प्राप्त होती है। दूसरा स्रोत है मजदूरी। शारीरिक श्रम के अनुसार प्रतिदिन व्यक्ति को मजदूरी के रूप में कुछ धन प्राप्त होता है। यह भी पारिवारिक आय का एक स्रोत है। तीसरा है उपहार। विवाहों, जन्मदिन तथा अन्य उत्सवों पर प्राप्त होने वाले उपहार को भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया गया है। यह उपहार मुद्रा के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, वस्तु के रूप में प्राप्त हो सकते हैं अथवा सुविधा के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 4 है किराया। मकानों तथा दुकानों को किराए के रूप में देने के पश्चात के बदले में जो धन प्राप्त होता है उसको भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया जाता है। नंबर 5 है पेंशन। नौकरी करने वाले व्यक्ति जब रिटायर होते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें कुछ धनराशि प्रतिमाह आजीवन चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए दी जाती है, जिसको पेंशन कहते हैं। ये धनराशि भी आय में सम्मिलित की जाती है। नंबर 6 है ब्याज। बैंकों में अपनी बचत को जमा करने के पश्चात, अपनी बची हुई धनराशि को जमा करने के पश्चात जो ब्याज प्राप्त होता है वह भी पारिवारिक आय का एक स्रोत है। नंबर 7 लॉटरी। लॉटरी एक अचानक से प्राप्त होने वाली आय है। यह आय अनिश्चित होती है। इस लॉटरी के द्वारा प्राप्त होने वाला धन भी पारिवारिक आय का स्रोत है। नंबर 8 रॉयल्टी। पुस्तकें लिखने पर प्रकाशक द्वारा लेखक को जो रॉयल्टी के रूप में धन दिया जाता है
वह भी पारिवारिक आय का स्रोत है। नंबर 9, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा गया है। जो अपने पिता से बेटे को पैतृक के रूप में संपत्ति प्राप्त होती है उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। यह भी आय का एक साधन है, किंतु यह साधन अनिश्चित और आकस्मिक ही होता है। नंबर 10, व्यवसाय। कई घरों में लोग सरकारी और गैर सरकारी नौकरी ना करके स्वयं का बिजनेस करते हैं, स्वयं का व्यवसाय करते हैं। तो उस व्यवसाय से प्राप्त जो आय होती है वह भी पारिवारिक आय में सम्मिलित की जाती है। नंबर 11, घरेलू कार्यों द्वारा आय। घर पर महिलाएं या घर के लोग घर पर कार्य करके भी आय अर्जित करते हैं, जैसे कि वस्त्र सिलना, स्वेटर बुनना, पापड़, बढ़िया बनाना तथा अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाकर बाजार में बेचकर धनराशि जो प्राप्त होती है वह भी पारिवारिक आय में सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार वेतन, मजदूरी, उपहार, किराया, पेंशन, ब्याज, लॉटरी, रॉयल्टी, पैतृक संपत्ति, व्यवसाय, घरेलू कार्य द्वारा आय, ये सभी पारिवारिक आय के स्रोत हैं। अब समय है आज के गृह कार्य का। आज का गृह कार्य प्रश्न है, पारिवारिक आय से आप क्या समझती हैं? यह किन किन साधनों से प्राप्त होती है? दूसरा प्रश्न है, आय की परिभाषा लिखिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, वेतन मौद्रिक आय है अथवा वास्तविक आय? इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।